हैं खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने पैटर्न ऑफ सेक्स रेगुलेशन देखा था इन प्लांट्स। आज हम फर्दर अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते हैं और स्टडी करते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 22 और आज हम डिस्कस करेंगे उसका लेक्चर नंबर 17। सो लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला। आप लोगों की बुक इस टॉपिक को कुछ इस तरह शुरू कर रही है। यू नो वेरी वेल, हम इस साइंटिस्ट के नाम पर इसे जानते हैं, जनाब द ग्रेट थॉमस हंट मॉर्गन। और ही वाज बेसिकली डूइंग एक्सपेरिमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये सारी बातें आप लोगों को पहले हो चुकी हैं। अगर नहीं आपको याद है तो थोड़े से माजी के शुरू में झांके अपने पेज अपनी बुक के कुछ पेजेस रोल बैक करें और देखें कि हमने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में थॉमस हंट मॉर्गन के काम को किस तरह से स्टडी किया था। तो बात हो गई हमारे स्टूडेंट्स कि उन्होंने 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए इन द सपोर्ट ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसी दौरान में उन लोगों ने डिफरेंट ट्रेट्स ऑफ ड्रोसोफिला स्टडी किए। खास तौर पे जो कंट्रीब्यूशन की है वो ये था कि दे डिटरमाइंड व्हाट द प्रेजेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स इन ड्रोसोफिला। तो इस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई उन्होंने नहीं किया, बल्कि उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम के साथ जो एसोसिएटेड ट्रेट्स थे उन्होंने उसके लिंकेज को भी स्टडी किया और वही बेसिकली हमारा आज का टॉपिक भी है, राइट। तो बात हम करेंगे जॉन ग्रेगर मेंडल। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने इस्तेमाल किया था एक प्लांट पाइसम सैटिवम, राइट। लेकिन थॉमस एंड मॉर्गन ने इस दफा प्लांट को इस्तेमाल नहीं किया बल्कि एक एनिमल को इस्तेमाल किया। तो देखते हैं कि उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एनिमल कौन सा सेलेक्ट किया था। तो पता है आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं, एक्सीलेंट। दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इट इज द बिलव्ड ऑर्गेनिज्म, रिसर्च ऑर्गेनिज्म ऑफ द जेनेटिक्स। व्हाई? इसको स्टार्ट किया था थॉमस एंड मॉर्गन, लेकिन अब भी जेनेटिक्स का एक बहुत ही महबूब ऑर्गेनिज्म है टू कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ रिसर्च इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। आखिर ड्रोसोफिला ही क्यों? तो उसकी कुछ रीजन जो आपकी बुक के येलो बॉक्स में गिवन है उनको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली बात हमारे स्टूडेंट्स कि अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो को देखें तो आपको नजर आ रहा है कि देयर आर सम फ्लाइज जो इन रॉटिंग फ्रूट्स के ऊपर होवरिंग कर रही हैं, मुंडला रही हैं, रोम अबाउट, ठीक है, फ्लाई हियर एंड देयर। और अगर आप देखिए तो ये आपको हर किसी ऐसी जगह पर नजर आ सकती है जहाँ पे फ्रूट का बिजनेस हो रहा है। ये फ्रूट मंडी हो सकती है, कोई फ्रूट की दुकान हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है कि फ्रूट बास्केट जो आपने किचन में रखी हुई है उसके ऊपर भी आपको ये वाली फ्लाई मंडलाती नजर आ सकती है। दिस वेरी ब्यूटीफुल स्मॉल साइज रेड आई फ्लाई इज बेसिकली ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो चूंकि ये बहुत आसानी से कैप्चर की जा सकती है, पकड़ी जा सकती है, तो लिहाजा थॉमस एंड मॉर्गन ने इसी को सेलेक्ट किया फॉर द स्टडी ऑफ इट्स रिसर्च इन जेनेटिक्स। तो पहली बात हमारे पास ये थी कि ये हमारे पास जो फ्लाइज है दे कैन बी सीन वेरी वेरी इजीली ऑन रॉटिंग फ्रूट, या रॉटन या रॉटिंग दोनों बोल सकते हैं। तो ये आप लोगों को इन पर्टिकुलर गलते सड़ते फलों के ऊपर नजर आ सकती है। सेकंड थिंग ये स्टूडेंट्स, इट इज नॉट दैट वेरी एक्टिव, राइट। तो इसको कैप्चर करना बहुत आसान है। इट वाज वेरी इजी टू कैप्चर, ठीक है। इट कैन इजीली कलेक्टेड एंड कैप्चर्ड, राइट। उसके बाद अगली बात जो हमारे स्टूडेंट्स को ये है कि इनको पालना बहुत आसान है। दे कैन बी कल्चर्ड वेरी इजीली। और अगर आप लोगों ने इसको कल्चर करना है तो इसका सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है कि आप एक बनाना लें, उसे आप मसलें, राइट, उसे आप क्रश कर लें और क्रश करने के बाद उसे एक जैम की बॉटल में रख दें। तो बहुत आसानी से ये वाली फ्लाइज दोज हैव गॉट वेरी सेंसिटिव, यू कैन से सेंस ऑफ स्मेल पर्टिकुलर टुवर्ड्स द बनाना। तो ये खींची चली जाती है फ्लाई टुवर्ड्स द बनाना। तो इसलिए दे कैन बी कल्चर्ड वेरी इजीली ऑन यू कैन से मैश्ड बनाना। तो इसको मैश बनाना के ऊपर कल्चर करना बहुत ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा फ्रूट है, कोई ऐसा मौसम है कि जहाँ पे आपके पास बनाना अवेलेबल नहीं है, तो जरूरी नहीं है, आप लोग इसे किसी और फ्रूट के ऊपर भी कल्चर कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, एंड ऑन एनी अदर फ्रूट। यानी कि ये बेसिकली एक फ्रूगीवोर है। जब मैं वर्ड यूज करता हूँ फ्रूगीवोर, इसका मतलब ये है कि फ्रूट लविंग है, ये फ्रूट में से सैप को पीती रहती है, ठीक है। फिर अगली बात ये है कि इट इज नॉट दैट वेरी चूजी ऑर्गेनिज्म। इसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक किस्म के बड़े केजेस भी बनाने पड़ते हैं इसको रखने के लिए, बल्कि सिंपली जैसे मैंने बोला, आप एक मैश बना लें तो आप उसे जैम की बॉटल में या मार्मलेट की बॉटल में रखें तो आसानी से हैप्पीली ग्रो करती है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। ये लिखते हैं यहाँ पर, इट लिव्स वेरी हैप्पीली, इट लिव्स वेरी हैप्पीली इन ग्लास बॉटल्स। हाँ, ये एक्चुअली शीशे का घर पसंद होता है वैसे। ग्लास बॉटल्स ऑफ जैम्स एंड मार्मलेट्स। यू गॉट द पॉइंट। देन अगर हम देखें तो ये खाती क्या है बेसिकली? सवाल ये है कि अगर ये वाली फ्रूट फ्लाई बड़ी आसानी से बनाना के ऊपर ग्रो करती है और पर्टिकुलर आपको याद होगा मैंने वर्ड यूज किया है रॉटन, ये रॉटिंग, तो बेसिकली वो वहां से क्या खा रही होती है? तो आंसर ये है कि हम लिखते हैं आप टॉपिक सबसे पहले न्यूट्रिशन। तो इट बेसिकली फीड ऑन यीस्ट। ये तो यीस्ट को बेसिकली खाती है। दैट वाज बेसिकली फीडिंग ऑन रॉटिंग फ्रूट्स। तो हमारे गलते सड़ते हुए फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है एक फंगस, यू नो वेरी वेल, उसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेसी, आल्सो नोन एज यीस्ट। तो उस यीस्ट पे बेसिकली ये फीड कर रही होती है। इन सारी बातों के बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात मेरे पास ये है कि व्हाई थॉमस एंड मॉर्गन सेलेक्टेड इट, ये था कि इट हैज शोन सेलेक्ट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इट शोज और डिस्प्लेस व्हाट सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। व्हाट डू मीन बाय द टर्म ऑफ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? ये तो वैसे मैंने आप लोगों को बहुत दफा पहले बताया, फिर दोबारा से रिकॉल कर देता हूं। सेक्सुअल का मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, मेल है या फीमेल है। डाई का मतलब होता है टू, मॉर्फिज्म का वर्ड निकला है मॉर्फोलॉजी से, मीन एक्सटर्नल अपीयरेंस से। यानी कि अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर सकें विदाउट डाइसेक्शन, सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख के, तो हम कहेंगे कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करते हैं। जैसे वी हैव गॉट द बियर्ड एंड मस्टाचेस व्हाइल द गर्ल्स डोंट हैव इट। इसका क्या मतलब होगा कि हम सिर्फ चेहरे को देख के बता देंगे किसी मेल का चेहरा या फीमेल का चेहरा है, राइट। इससे पहले शायद हमारी जो हेयर लेंथ है वो भी काफी डिफरेंट है। आमतौर पर जो हमारी खवातीन उनके हेयर लंबे होते हैं, मर्दों के हेयर आमतौर पे छोटे ही होते हैं, नेल्स लगी हुई पॉलिश नहीं लगी। तो मतलब कहने का ये है कि हम सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस को देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। तो ऐसे ही फीचर हमें अपनी इस ऑर्गेनिज्म में नजर आते हैं जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। आइए देखते हैं कि इन दोनों ऑर्गेनिज्म के सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म किस किस पॉइंट पे देखा जा सकता है। इसलिए वी हैव टू गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द कोड। लुक एट दिस वेरी डायग्राम। इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। किसी ने मैसी से पूछा था कि आप की ओवरनाइट सक्सेस का राज क्या है, तो मैसी ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि 17 साल की शबाना रोज मेहनत मेरी ओवरनाइट सक्सेस का राज है। तो यही बात यहाँ पर है। ऐसा नहीं है कि ये सारी आर्ट, ये सारा कुछ हमने दिन में सीख लिया है। इसकी जो है क्या होती है, एफर्ट होती है, मेहनत होती है। तो इससे जितने टाइम में मैंने इसको इतने बड़े बोर्ड बनाया है, आप इससे हाफ से भी कम टाइम पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। सो बी कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज को बनाने के लिए, सीखने के लिए जिंदगी में मेहनत करें तो मेहनत आपके काम नहीं आती। तो बात आपके पास ये हो रही थी कि ये डायग्राम आपको इस पर्टिकुलर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की एक्सटर्नल फीचर्स को शो करने के लिए बनाई गई है। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, कि आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, इट इज स्मॉलर इन साइज, ये साइज में छोटा है, ठीक है। और अगर आप लोग इसे कंपैरिजन इसको देखें तो ये ऑर्गेनिज्म साइज में बड़ा है। दे आर ऑफ द सेम एज, they are of the same species, mean this is also Drosophila, it is also Drosophila, but this particular Drosophila is male। ये male Drosophila है।
इट इज अ मेल ड्रोसोफिला, और जहां तक बात है इसके नेबर की, तो नेबर में इसके हमसाए में एक फीमेल ड्रोसोफिला रहती है, राइट? दिस इज हियर, दिस इज द फीमेल ड्रोसोफिला। अब आप देख सकते हैं कि जो मेल ड्रोसोफिला है वो साइज में छोटा है और फीमेल ड्रोसोफिला जो साइज में बड़ी होती है। इनका जो अप्रॉक्सीमेट साइज है, इट इज अप्रॉक्सीमेटली यू कैन से 3 मिलीमीटर। ये 3 मिलीमीटर का होता है, इससे थोड़ा सा ही ज्यादा लंबी हमारी फीमेल होती है। कैन यू फाइंड एनी डिफरेंस? परफेक्ट, बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप इसके एब्डोमेन की एंड को देखेंगे तो इट इज बिट राउंडेड। अनलाइक फीमेल, आप फीमेल के एब्डोमेन की एंड को देखेंगे तो इट इज वेरी मच पॉइंटेड। तो आप इन दो डिफरेंसेस को देख के बता सकते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। पहला क्या था मेरे पास साइज, मेल छोटा होगा, फीमेल बड़ी होगी। मेल का जो एब्डोमेन है वो क्या है, राउंडेड होता है, लेकिन जो फीमेल का एब्डोमिनल एंड है इट इज पॉइंटेड वन। फिर तीसरा डिफरेंस आपको नजर आ रहा है वो ये है कि इस पर्टिकुलर मेल के सबसे आगे वाले एंटीना पे एक सेक्स कॉम्ब लगी हुई होती है, जो डेफिनेटली आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही। इट मे बी यूज्ड परहैप्स फॉर द ग्रैबिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और इसके अलावा आप देखेंगे तो एक और डिफरेंस आपको नजर आएगा कि जो हम यहाँ शो नहीं कर पाए, तो आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि मेल के पास स्पेसिफिक किस्म के क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, जिसे वो स्पेसिफिक वे में वाइब्रेट करवा के स्पेसिफिक किस्म का म्यूजिक बजाता है, और इसके अलावा उसके सामने टिपिकल किस्म का डांस करता है। दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज अ कोर्टशिप बिहेवियर, और उसके बाद यू कैन से कि जनरेशन नेक्स्ट स्टार्ट होती है। तो ये जो फीचर है प्रेजेंस ऑफ वेरी स्पेसिफिक विंग्स, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में नजर आते हैं हम लोगों को, फीमेल में नजर नहीं आते। फिर इसके अलावा आप देखिए तो आपको ये बात नजर आएगी कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये चूंकि टिपिकल इंसेक्ट हैं, तो इनके पास एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड एज द हेड, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड एज द थॉरैक्स, एंड लास्ट पार्ट, लार्जेस्ट वन इज बेसिकली एब्डोमेन, एंड दीस आर बेसिकली सेगमेंटेड वन नजर आते हैं हम लोगों को। ये अंदर सेगमेंट नहीं होता इसका, लेकिन इसके ऊपर जाहिर है कार्टिलेज प्लेट्स होती हैं एब्डोमेन के ऊपर भी, राइट? यू नो दिस थिंग वेरी वेल। और इसके अलावा ये है कि इसके अंदर हमारे पास यूजुअली कंपाउंड आइज होती है, और जो कंपाउंड आइज हैं देयर यूजुअल कलर इज यू कैन से व्हाट, रेड। आमतौर पे इनका कलर रेड होता है, लेकिन अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए तो वो जो रेड आई कलर है वो व्हाइट आई में कन्वर्ट हो सकता है। इसके बारे में इंशाल्लाह हम क्लास लिटरेचर में बात करेंगे। तो लिखते हैं आप लोगों के लिए सबसे पहली बात है वो मेरे पास क्या है कि दे डिस्प्ले और व्हाट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और जो मेरे पास सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है उसकी बेस क्या है? नंबर 1 थिंग इज द साइज, कि पहली जो फीचर है वो मेरे पास साइज है। तो अगर मैं साइज की बात करूंगा तो दैट वेरी मेल इज ऑफ स्मॉल साइज, इसका साइज छोटा होता है। और जहां तक ताल्लुक है मोहतरमा का फीमेल का, तो हर साइज इज बिट लार्जर, तो इसका साइज बड़ा होता है, राइट? फिर आगे हम चलेंगे तो यू कैन सी द डिफरेंस इन देयर एब्डोमेन्स, कि अब जो मेल है इट हैज गॉट अ राउंडेड एब्डोमेन, और जहां तक ताल्लुक है फीमेल का, फीमेल का एब्डोमेन कैसा होता है? पॉइंटेड। यू कैन सी, मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। और जो थर्ड बात है मेरे पास कि जो सेक्स फॉर्म है, सेक्स फॉर्म है इट इज प्रेजेंट ओनली इन मेल, ये सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होती है। अगली बात जिसकी वजह से थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को सेलेक्ट किया था वो क्या था? वेरी वेरी ब्रीफ जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम का मतलब ये है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म की हैचिंग अंडे से हुई है तो वो दोबारा अंडे देने तक का जो टाइम है, कॉल्ड जनरेशन टाइम। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, आपने बहुत डिटेल से पढ़ा है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ का टॉपिक, राइट? तो बात जनरेशन टाइम की, जनरेशन टाइम आप लोगों की बुक कहती है अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक, आपकी बुक लिखती है कि अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक, लेकिन मैंने डिफरेंट और जगहों से ये भी पढ़ा है कि इसका जनरेशन टाइम 1 मंथ तक भी हो सकता है। तो आप लोगों की बुक चूंकि अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक लिख रही है तो आप इसी को स्टार्ट करेंगे और आप इसी को फॉलो करेंगे। जनरेशन टाइम इज अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक। एक और वजह जिसकी वजह थॉमस एंड मॉर्गन ने इसको सेलेक्ट किया था वो था this particular female definitely after you can say fertilization lay large, immensely large number of fertilized eggs, large number of fertilized eggs। ये इंपॉर्टेंट बात है। इसका थॉमस एंड मॉर्गन को क्या फायदा था? इसका फायदा हमारे ये होता है कि जितने ज्यादा आप लोगों के पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, हमारी स्टैटिस्टिक्स ये बोलती है कि डाटा उतना ही ज्यादा रिलायबल होता है, राइट? अगर मेरे पास पढ़ाने के लिए सिर्फ 2 स्टूडेंट हो और उनमें से एक स्टूडेंट खासा फेल हो जाए और एक कामयाब हो तो मेरा रिजल्ट होगा 50%। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट है और उसमें से 10 भी फेल हो जाए तो मेरा रिजल्ट होगा 90%। आई थिंक आप कोशिश करेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो जितना ज्यादा बड़ा डेटा होगा उतनी ही ज्यादा मेरे पास एथेंटिसिटी होगी टू एक्सप्लेन द एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और एफर्ट ऑफ माइंड इन टर्म्स ऑफ माय क्लास। तो बात तो ये थी कि ये एग ले करते हैं लार्ज नंबर, उनको कलेक्ट करना भी डेफिनेटली आसान होगा, उस पर रिसर्च करना भी। जब उन आसान होगा में से कुछ मर भी जाएंगे तो मेरी जो रिसर्च है वो रुक नहीं जाएगी। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ फर्टिलाइज्ड एग होने का ये फायदा होता है। फिर हम चलते हैं अगली बात पर कि सिर्फ और सिर्फ फर्टिलाइज्ड एग को लेकर के बाद इनको रेज करना, मीन इनसे आगे जो हैचिंग का प्रोसेस होता है, इट इज अगेन नॉट दैट मच अटेंशन यू कैन से सीकिंग। ये नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा तवज्जो दें, बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, नॉट एट ऑल। ये एक बहुत वाइल्ड ऑर्गेनिज्म है तो ये बहुत रफ एंड टफ एनवायरनमेंट में भी सक्सेसफुल हैचिंग करता है, और उसके बाद उन पर्टिकुलर जो हैचिंग्स हैं उनके अंदर भी हम, चूंकि वो लार्ज नंबर है, हम अपने मुख्तलिफ जो पैरामीटर्स हैं स्टैटिस्टिक्स के उनको अप्लाई करने के बाद एक रिलायबल रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग में और देखते हैं कि थॉमस एंड मॉर्गन ने और क्या देखा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, थर्ड ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, बात आपसे कर रहे हैं कि दिस ऑर्गेनिज्म इज वेरी वेरी परफेक्ट फॉर जेनेटिक स्टडी। उसकी अगली रीजन मेरे पास क्या लिखा है, मैंने आपके लिए प्रॉपर यहां पे हेडिंग लगा दिया है कि इट इज अ वेरी वेरी परफेक्ट ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक स्टडी। आप पूछेंगे व्हाई, आखिर ऐसा क्यों है? 2 बातें आपको बता दी हम लोगों ने, लेकिन हम इस वक्त हम फोकस कर रहे हैं अपने ट्रेड्स को। आपको याद है कि हम लोग हमेशा कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को फोकस कर रहे होते हैं, टॉल वर्सेस ड्वार्फ हम फोकस कर रहे होते हैं, रेड आई वर्सेस व्हाइट आई हम फोकस कर रहे होते हैं, एपिकल फ्लावर वर्सेस व्हाट एक्सिलरी फ्लावर हम देख रहे होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड पॉट वर्सेस इन्फ्लेटेड पॉट। तो हमारे लिए परफेक्ट ऑर्गेनिज्म वो होगा कि जिसके पास मोर नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स होंगे, राइट माय स्टूडेंट्स? तो ऐसा ही थॉमस एंड मॉर्गन ने भी ऑब्जर्व किया। जब वो इस रिसर्च में पढ़े और उनके साथ और लोग इस काफले में शामिल होते थे तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 85 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स ढूंढ निकाले, और उन्होंने नॉट ओनली ढूंढ निकाला बल्कि वो अपनी रिसर्च में इतने इंटरेस्टेड हुए कि उन्होंने इन सारे के सारे 85 यू कैन से कंट्रास्टिंग ट्रेड्स की इनहेरिटेंस पैटर्न को भी डिस्क्राइब कर दिया। तो लुक एट द लेवल ऑफ कमिटमेंट ऑफ आवर फोरफादर्स। तो इतने आप लोगों के लिए कि दे हंटेड व्हाट 85 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स, राइट? नॉट ओनली उन्होंने इसको फाइंड कर लिया, बल्कि इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने उनकी इनहेरिटेंस पैटर्न को भी डिस्क्राइब कर दिया, राइट? तो ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल में तो ये बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट है टू फाइंड एंड देन स्टडी इट्स पैटर्न। फिर उसके बाद मैंने स्टूडेंट्स कहा था कि लार्वी इसके बड़े शानदार निकलते थे। तो मैं बात करूं उसके लार्वी के शानदार होने की, तो इसका मतलब वही है कि इनको स्टडी करना आसान होता है। व्हेन वी से कि इनको स्टडी करना आसान है तो इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हमारे पास ये है हमारे स्टूडेंट्स कि लार्वी का नंबर ज्यादा है, लार्वी डेफिनेटली दे विल लार्ज इन नंबर, तो नंबर इज हायर, काफी ज्यादा अमाउंट में लार्वी पैदा होते हैं। और फिर दूसरी बात यह है कि इन ऑर्गेनिज्म मीन जो लार्वी है वो दे आर वेरी इजी टू डाइसेक्ट, वेरी इजी टू कैरी आउट डाइसेक्शन, इनको डाइसेक्ट करना आसान है।
हाउ वी कैन कैरी आउट दिस डायसेक्शन, इसके लिए हमें चाहिए जाहिर है लार्वी लुक एट दिस ऑर्गेनिज्म। ये हमारे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का बहुत ही खूबसूरत सा व्हाइट लार्वी है और हम क्या करते हैं, इनको वही एक रॉटन यू कैन से फ्रूट की ट्रे रखते हैं, उसके ऊपर आके ये जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है ये एग ले करती है और कुछ ही दिनों के बाद आपको उसमें ये लार्वी चलते हुए नजर आते हैं, यू कैन सी इन दिस वीडियो। फिर अपना ये आ रहा है कि हम लार्वी को पिक करते हैं और पिक करने के बाद हम इस्तेमाल करते हैं दो डायसेक्टिंग नीडल्स, ये अपने नजर आ रही है यहाँ पे दो डायसेक्टिंग नीडल्स, और फिर हम क्या करते हैं कि हम इस पर्टिकुलर लार्वी को रखते हैं इस पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप की स्टेज पर जिसका नाम होता है डायसेक्शन माइक्रोस्कोप। देन वी जस्ट प्लेस दीस टू नीडल्स इन दिस पोजीशन एंड देन ड्रैग देम अपार्ट और उसके रिजल्ट में आसानी से डायसेक्ट हो जाता है। सवाल ये है कि हम इस पर्टिकुलर लार्वी को डायसेक्ट करना क्यों चाहते हैं, बिकॉज कि हम निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड दैट वेरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज स्लाइवरी ग्लैंड, इज कॉल्ड एज व्हाट, स्लाइवरी ग्लैंड। अगली बात ये है कि ये स्लाइवरी ग्लैंड हमें दिखता कैसा है, तो लुक एट दिस। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर को डायसेक्ट करने के बाद ये स्लाइवरी ग्लैंड आपको बाहर निकले हुए दिखाई, लुक एट दिस, शेप के बैलून की तरह से होते हैं और ये इसके एसोफेगस की दोनों साइड्स पे अटैच होते हैं, राइट। यू कैन सी कि आप लोगों को जिंदगी को रिसर्च करना चाहें तो इस तरीके से हम स्लाइवरी ग्लैंड को बाहर निकाल सकते हैं। अगली बात ये हमारे स्टूडेंट्स, आखिर हम लोग स्लाइवरी ग्लैंड को निकालना क्यों चाहते हैं, उसमें ऐसी कौन सी खास बात है जिसके लिए हम इसको इतना दुख देते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो आंसर ये है हमारे स्टूडेंट्स कि हम इन पर्टिकुलर स्लाइवरी ग्लैंड को स्टेन करते हैं तो हमें नजर आता है कि इसके अंदर बहुत ही जायंट किस्म के, लुक एट दिस पर्टिकुलर यू कैन से इमेज, यहाँ पे बहुत ही जायंट किस्म के नजर आते हैं क्रोमोसोम्स। यूजुअली इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व द क्रोमोसोम्स और फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं आमतौर पे वहाँ पे एक ही यू कैन से जीन की एक ही कॉपी प्रेजेंट होती है, लेकिन यहाँ पे ये जायंट क्रोमोसोम में जो जीन्स हैं वो अपनी रेप्लिकेट फॉर्म में बिल्कुल साथ-साथ प्रेजेंट हैं, यानी कि एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे एक ही जीन के नंबर ऑफ कॉपीज नजर आ सकती हैं और वो बहुत खूबसूरत वे में क्या होती है, स्टेन होती है, नजर आती है हम लोगों को। ये एक पूरे का पूरा जो बैंड है ये ही पर्टिकुलर जीन का है, एक दूसरे जीन का है, तो ये बहुत खूबसूरत से पैटर्न नजर आते हैं हमें जब हम उसको स्टेन करते हैं। आप लोगों को समझाने की यही बात ज्यादा मौजूद नजर आती है। तो क्या मकसद मेरे पास है हमारे स्टूडेंट्स, एक ऐसा क्रोमोसोम कि जिसके अंदर हमें पैटर्न्स बड़े खूबसूरत नजर आ रहे होते हैं, वो बड़े थिक साइज का होता है, उसकी बहुत आर्म्स होती हैं, उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम को नाम देते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम का, राइट। क्या बोलते हैं उसे, पॉलीटीन क्रोमोसोम का। तो इस पर्टिकुलर पॉलीटीन क्रोमोसोम को बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। मजीद ये हमारे स्टूडेंट्स जब हम इनके नॉर्मल सोमैटिक सेल्स को देखते हैं तो ये पता चलता है कि इनके अंदर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। क्या है, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि अगर मैं आप लोगों के लिए इमेज लगवा रहा हूं, आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन पेयर क्रोमोसोम कैसे हैं जो मेल फीमेल बिल्कुल जैसे आपको पता है क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट बोलते हैं ऑटोसोम। तो इनमें से जो 3 पेयर्स हैं दे आर कॉल्ड एज व्हाट, ऑटोसोम्स। लेकिन इनका जो 4th पेयर है वो मेल के केस में कैसा है, एक्स वाई है, यानी कि लुक एट दिस डायग्राम, एक्स क्रोमोसोम बड़ा है और वाई क्रोमोसोम उससे काफी छोटा है। जहां तक ताल्लुक है फीमेल का, इट इज बेसिकली शोइंग एक्स एक्स क्रोमोसोम एज अ 4th पेयर। तो इन 8 क्रोमोसोम को स्टडी करना आसान है एज कंपेयर टू 46 क्रोमोसोम देख रहा हूं, राइट। तो इन सारे फीचर्स की वजह से थॉमस एंड मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को यूज किया एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल। फिर हमने एक प्रोग्राम शुरू किया जेनेटिक्स में, उसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अपनी यू कैन से जीनोमिक कंपैरिजन के लिए स्टडी किया। उसमें एक ऑर्गेनिज्म ये भी था, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, राइट। तो इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का भी हमने पूरे का पूरा एंटायर जीनोम सीक्वेंस कर लिया है, राइट। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को लेकर हमारे थॉमस एंड मॉर्गन यू कैन से ग्रेट साइंटिस्ट ने बहुत एक्सपेरिमेंट किए। आपने कुछ स्टडी किया हुआ है, फर्दर स्टडी करेंगे कि कैसे सबसे पहले इन्होंने क्या किया, रेड ऑर्गेनिज्म लिया, इनके पास पहले व्हाइट ऑर्गेनिज्म था ही नहीं, अचानक एक व्हाइट ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ और फिर उन्होंने इस पर्टिकुलर व्हाइट ऑर्गेनिज्म का जब रेड ऑर्गेनिज्म से क्रॉस कराया तो उसके रिजल्ट में सारे के सारे रेड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि बेसिकली रेड ऑर्गेनिज्म, रेड आई कलर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट आई कलर। इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर फर्दर क्या रिसर्च हुई उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कल। और हमेशा की तरह बोलता हूं कि टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स, और जब कभी दुआ कीजिएगा, जब कभी नमाज पढ़ेंगे, दुआ करेंगे तो हमें भी दुआ रखिएगा। आई वांट टू से यू अल्लाह हाफिज़। Morning already? Toasted breakfast burritos will get you out of bed. It's not a dream, it's Taco Bell. What happens when you keep a peeled banana out in the open? The banana gradually deteriorates and we find several tiny creatures hovering over it. These tiny creatures are commonly called fruit flies. They're annoying, right? But did you know that these small wonders are one of the most powerful tools for geneticists? Sounds hard to believe, but these fruit flies are used as model organisms in genetics. Let me tell you an extremely important and unbelievable fact. Did you know that the common fruit fly, Drosophila melanogaster, and humans have genes that are almost 60% similar to each other? You heard me right. Just a total of 8 chromosomes in this tiny creature contains around 60% genes similar to the humans. And not only this, but the fruit fly is also used as a model to study the most serious neurodegenerative disorders, including Parkinson's and Alzheimer's. So this little creature is nothing short of a miracle for us. But who thought of using these tiny model organisms for experiments? The use of Drosophila melanogaster as model organisms dates back to several years. However, the organism rose to fame with the experiments to the father of experimental genetics, Thomas Hunt Morgan. Following Boveri and Sutton's chromosomal theory of inheritance, Morgan and his colleagues carried out many experiments on the common fruit fly, which served as further confirmation for the theory. Let's have a look at what experiments he actually performed and what results he got. For that, let's travel back in time and reach the early years of the 20th century. It was around the early years of 1900s that Thomas Hunt Morgan started working on fruit flies with a determination to find something new. Did he really find something interesting? Yes, he did. One fine day, in a vial containing red-eyed flies, Morgan found something strange. He could spot a male fly with white-colored eyes. Morgan knew that this is a special type of mutant, and the experiments with this will lead to a new path in genetics. So how did he plan his experiments? What was the procedure? Let's find that out in the next part. Imagine you're working in a lab with a little fruit fly. One fine day, you find an unusual mutant among the other wild types. The wild type means the ones normally found in nature, or the natural forms to be precise. So the mutant form means the ones that have undergone some random or unusual changes. For example, red eye color is the natural or wild type of variety in fruit flies. But the white eye color is a mutant form. So what would you do if you find a mutant type of fruit fly in a vial one day? I'm sure anyone would simply grab the opportunity and begin experimenting with this unique variety. The father of experimental genetics, Thomas Hunt Morgan, was not an exception to this. One fine day, he found a unique mutant in one of his vials while working in the lab. The mutant was a white-eyed male fruit fly.
Soon he realized that the exclusive mutant was an ideal model for carrying several experiments that would lead us to new paths in genetics. Let's begin understanding how Morgan carried out his famous experiments on the fruit fly, which later proved the chromosomal theory of inheritance better. Morgan crossed the white-eyed male with a wild type, that is, a red-eyed female. The F1 generation had all the offsprings with red-colored eyes. This showed that red eye color is a dominant trait. Okay, so what's next then? Morgan stepped ahead to cross the F1 hybrids. What he expected was a 3-to-1 ratio. That is what we get in the F2 generation, right? And what should the genotypic ratio be? It should be 1 to 2 to 1. And is this what Morgan obtained? Yes, Morgan obtained 3 red-eyed flies and 1 white-eyed fly in the F2 generation. Also, the genotypic ratio was 1 to 2 to 1. These results suggest that Mendel's experiments were correct. Kind of. Mendel had obtained ratios for plants. Here, we considered animals for the experiment. That is why, although Morgan had obtained the ratios just like Mendel did, things didn't end here. Morgan obtained only 1 white-eyed fly in the F2 generation. But note that this fly is a male. This unfolds a lot of hidden ambiguities. Why didn't he obtain a white-eyed female? Did this hint at something? That's a right guess. The results not only gave a proof of the chromosomal theory of inheritance, but also helped in shining light on newer concepts. Morgan assumed that the eye color genes that are passed down the generation are sex-linked. Now what could this be? Let's get introduced to this term first. We know that chromosomes in organisms are of 2 parts. One type is called autosomes, which are simply not the sex chromosomes. And the second category is the sex chromosomes themselves, which determine the sex of the organism. These chromosomes are usually represented with the letters X and Y. In most organisms,